हेलो कमांडोस, वेलकम टू दी बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सब देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2022 चैप्टर ह्यूमन हेल्थ डिजीज। और इस पार्ट 1 में जैसा कि आपने थ्योरी लेक्चर्स अटेंड किए, सारे पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी लाइनर्स डिस्कस करने के बाद अब लास्ट 8 to 9 इयर्स एनटीए ने नीट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को किस तरह से इस चैप्टर से बहुत ही फंडामेंटली डिजाइन किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उन प्रोबेबल क्वेश्चंस को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं अगले 1 घंटे में। कमांडो सब लोग ध्यान से सुनिएगा, सबकी नजरें स्क्रीन पे रहनी चाहिए, कान मेरे शब्दों पे रहने चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है टर्न आउट करके क्वेश्चंस जनरेट किए गए हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यस कमांडोज, आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, टॉपिक मलेरिया से। सारे रिस्पेक्टिव साइकिल्स आपने पढ़ा समझा, उसके सारे जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं एनसीईआरटी में एक बेहतरीन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। उन क्वेश्चंस, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसको अटेम्प्ट करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि मलेरिया का जो फीवर है वो एक खास तरह के प्रोडक्ट का नतीजा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल। जो ठंड लगकर रिगर स्टेज कंपन के साथ फिर बुखार आता है और पसीना पसीना शरीर हो जाता है कुछ समय बाद। यस कमांडोज, दैट्स द क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक सब्सटेंस, ध्यान से आप लोग देखिएगा, टॉक्सिक सब्सटेंस की बात कही गई है जिसके कारण जो है शरीर में एक शिवरिंग, चिल, ठंड लग के बुखार, बहुत तेज बुखार आता है हर 3 से 4 दिन के अंदर रीअकरिंग। तो ऐसा क्या वो टॉक्सिक मटेरियल है, ये वो क्वेश्चन है। और दिए हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हीमोटॉक्सिन, हीमोग्लोबिन, हीमोजोइन, स्पोरोजॉइड्स। अब आंसर करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्पोरोजॉइड तो इन्फेक्टिव फॉर्म है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। हीमोटॉक्सिन जैसा कंसेप्ट यहां पर लागू होता नहीं है। बात हीमोग्लोबिन करें तो आरबीसी का एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो बॉडी का एक यूजफुल प्रोडक्ट है, वो उसके कारण बुखार आने का कोई संबंध है ही नहीं। सो द आंसर इज 3, ऑप्शन 3, हीमोजोइन। हीमोजोइन वो प्रोडक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, जब जब इराइथ्रोसाइटिक साइजोगोनी एंडअप होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन के साथ रिलीज होता है मीरोजॉइड्स एंड द टॉक्सिक पिगमेंट कॉल्ड हीमोजोइन। सो हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल। तो क्वेश्चन नंबर 1, 3 इज द आंसर। यस कमांडोज, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Which disorder do the alveoli get filled with the fluid? कौन सा वो डिसऑर्डर है जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है, एल्वियोलाई, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स, उसमें फ्लूइड फिल्ड कंडीशन आ जाता है। व्हाट इज दैट इन्फेक्शन विच क्रिएट सच कंडीशन, जिससे फेफड़ों के एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, एल्वियोलर गेट्स फ्लूइड एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कंजेशन जनरेट करता है। यस, द गिवन ऑप्शंस आर, सारे ऑप्शंस एनसीईआरटी से लिए गए हैं। आपने कॉमन कोल्ड भी पढ़ रखा है, वूफिंग कफ भी पढ़ रखा है, डिप्थेरिया के बारे में भी सुन रखा है एंड निमोनिया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से सिम्टोमेटिकली इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी लाइनर पिकअप किया है, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑप्शन 4। यस, निमोनिया is the respective disorder where you are going to experience such given statement, जो एक symptom है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड फीवर कैन बी कंफर्म्ड बाय। कमांडोज, यहां आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में एक विडाल टेस्ट के बारे में डिस्कस किया है, तो उस पर यह बेस्ड क्वेश्चन है। डायरेक्ट एनसीईआरटी जीके बेस्ड ये क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट is conducted to confirm which respective infectious disorder. Answer है typhoid fever. So 1 is the answer. बट आपको यहां पर एक बात और ध्यान रखना है, क्वेश्चन अलग अलग तरह के टेस्ट और रिस्पेक्टिव डिसऑर्डर्स को कंफर्म करने वाले बेसिस पर मैच द कॉलम भी पूछा जा सकता है। इस तरह से भी आपको तैयारी करनी है। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा कि मार्क द इनकरेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और किसके बारे में, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के इंफेक्शन के बारे में।
तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखिए और एंटामीबा हिस्टोलिटिका सुनते से आपको क्या याद आना चाहिए? आपको याद आना चाहिए एमीबियासिस, एमीबिक डिसेंट्री के बारे में और उससे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी भी घटना, किसी भी इवेंट, प्रोसेस, जैसा आप कह लीजिए, तुरंत आपको अपना लिटरेचर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दिमाग में उससे जुड़ी हुई सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या उससे जुड़े हुए कुछ खास बातें है ना, पिन पॉइंट बातें जो होती हैं वो आपको पहले याद आना चाहिए। तो अब तभी तो आप तय कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस में कि क्या बात सही लिखा है कि क्या गलत लिखा हुआ है। दैट्स माय पॉइंट ऑफ मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड। ओके, तो अब जिस तरह से यह बात पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें देखने वाली बात है कि क्या यह प्रोटोजोअल पैरासाइट है? हाँ, ये तो सही बात है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्टिपेशन। एनसीईआरटी में ध्यान से देखिएगा लिखा है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और फिर जो है स्टूल पास होता है विथ म्यूकस एंड ब्लड। यस, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, इट इज अ पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ दिस इज द चैलेंजिंग पॉइंट। यही तो वो चैलेंजिंग पॉइंट है और गलत है, क्योंकि वो तो लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है। लार्ज, स्मॉल की जगह लार्ज लिखा होता तो सही होता, तो यही हुआ ना इनकरेक्ट। सो 3 इज द आंसर, क्योंकि ऑप्शन 4 डेफिनेटली हाउस फ्लाइज, इनफैक्ट जो है सफरर पर्सन के फीकल मैटर, उस पे घूमते घामते उड़ते हुए मक्खी आके बैठेगी। वही मक्खी आके फिर आसपास के किसी भी फूड जोन एरिया में जाके, है ना, किसी गोस्वामी चार भंडार के ऊपर, बढ़िया गोलगप्पों के ऊपर जाके बैठ जाएगा और वही लगातार कंटिन्यूअस मल्टीपल टाइम से काफी समय से लोग खाने की वजह से वो भी बीमार पड़ेंगे। सो दिस इज करेक्ट अगेन कि हाउस फ्लाइज उसके मैकेनिकल कैरियर है और ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम अ फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स। ओके कमांडोस, तो ये था आंसर 3 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्ट होता है, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अंडरस्टूड? यस। That is question number 5. Which of the following statement, again incorrect बोलो या not correct बोलो, बात तो एक ही है, शब्दों का खेल है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। Which of the following statement is not correct regarding malarial infection? Right now we are going to have a question from malarial infection, और इसमें भी क्या गलत दिया है, wrong दिया हुआ है, not correct, यह ध्यान रखना है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड थ्रू बाइट ऑफ फ्रेशली मोल्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। हम जानते हैं कि यस, इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। फीमेल एनोफिलिस मच्छर के काटने से ही जो है ये बीमारी फैलता है फ्रॉम एन अनहेल्दी पर्सन। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेशली मोल्टेड पॉइंट लिखा हुआ है। Now this what makes it incorrect, यानी वो लाइव खुद जो है वेक्टर वो लाइव नहीं है, अलाइव नहीं है वो। क्लियर? सो दिस इज द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट एंड डेफिनेटली द आंसर इज ऑप्शन 1। लेकिन बाकी सारे ऑप्शंस को भी एक बार क्रॉस चेक करें और रिवाइज करें कि क्या फिर सही है। हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, यस, वो तो साइकिल्स ऑफ इराइथ्रोसाइटिक साइकिल जितने बार रिपीट होगा, गोल्जी साइकिल, उतने बार बुखार आएगा। ओके, स्पोरोजोइड्स इनिशियली मल्टीप्लाई, सही बात है। सबसे पहले स्पोरोजोइड्स जो इन्फेक्टिव फॉर्म में, उसका पहला टारगेट सेल बॉडी में कौन होता है रिस्पेक्टिव लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, लिवर सेल के अंदर, एंड देन अटैक द आरबीसी। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। रिजल्टिंग इनटू द रप्चर व्हेन अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करते हैं, दीज पैरासाइट्स एंटर द मॉस्किटो बॉडी, अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। ये बात भी सही है, यस, क्योंकि फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यानी बॉडी के अंदर कौन सा फेज, सेक्सुअल फेज बिताता है, 10 दिन का सेक्सुअल फेज बिताता है। ये स्टेट, ऑल द गिवन 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, इसलिए वो आंसर है। यस कमांडोज, लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंटरनल ब्लीडिंग मस्कुलर पेन फीवर, पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ अब देखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी में इतने सारे डिसऑर्डर्स आपने पढ़ रखे हैं, डिजीजेस इन्फेक्शियस पढ़ रखे हैं, लेकिन कभी कभी जो सिम्टम्स कहीं ना कहीं जो है मैच कर जाते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन यहीं आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन है आपके सामने। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज।
ये जो कॉम्बिनेशन है सिम्टोमेटिक साइन एंड सिम्टम्स का, ये रिस्पेक्टिवली किस बीमारी के सिम्टम्स हैं? नाउ द गिवन ऑप्शंस आर एमीबियासिस, एलिफेंटियासिस, एस्कियारेसिस, टाइफॉइड। टाइफॉइड में इंटेस्टिनल परफोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीवर तो वहां भी आता है, लॉस ऑफ एपिटाइट वहां होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन होता है अगर मैं टाइफॉइड की बात करूं। एमीबियासिस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पासिंग ऑफ म्यूकस ब्लड कंटेनिंग स्टूल, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, राइट। एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, है ना, दैट इज द रिस्पेक्टिव जो है लोअर लिम्स ओडिमा, फूल जाता है, ऐसा कुछ यहां पर नहीं लिखा हुआ है ना। लिम्फेटिक वेजल्स दे एनलार्ज, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए एलिफेंटियासिस का भी कंसेप्ट नहीं है। द आंसर इज एस्कैरेसिस। यस कमांडोज, द आंसर इज एस्कैरेसिस, क्योंकि इंटेस्टिनल ब्लॉकेज होना, एनीमिया होना, राइट, बुखार आना, these are related symptoms of a high state, second state of ascariasis. So given all symptoms is related to ascariasis. Okay, fine. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Yes, commandos. Which of the following fish is introduced in the pond? Now, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो एक पैराग्राफ है जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रोफाइलेक्टिक मेजर्स, पर्सनल, पब्लिक या फिर एक होल सोल कम्युनिटी लेवल पे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफेक्शियस बीमारी ट्रांसमिट होने का, कंडक्ट होने के चांसेस मिनिमाइज किया जा सके, इरेडिकेट किया सके, कंट्रोल किया जा सके अलग अलग तरह से। वहां इस पैराग्राफ को अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं तो यस, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन मेकिंग पॉइंट। यस कमांडोस, उसी बात को ध्यान में रखते हुए एक प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर द फर्स्ट पार्ट ह्यूमन हेल्थ डिजीज, ध्यान रखिएगा कमांडोस। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज इंट्रोड्यूस्ड? ये एक बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसको पॉल्यूशन फ्री रूप से अपनाया जा सकता है। यस कमांडोस, सी द लॉजिक कि मलेरिया को कंट्रोल करने का एक तरीका है कि उसके वेक्टर्स को, और वेक्टर्स कौन है? द फीमेल मॉस्किटोस, जिनकी डेवलपमेंट स्टेज का जो लार्वा है अगर उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया तो बहुत हद तक बीमारी स्प्रेड ऑन होने से बच सकता है। यस, दैट्स द कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का ये कंसेप्ट है आपके सामने है, टू एलिमिनेट एंड कंट्रोल द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, राइट। सो डेफिनेटली ये सारे अलग अलग तरह के फिशेस के नाम लिखे हैं, बट है ना, एक्सोसिटस, प्रिस्टिस, कॉलिडॉन, राइट। नाउ द आंसर इज ऑप्शन 4, गैम्बूसिया। लार्विवोरस फिश, कैसा फिश है ये? लार्विवोरस, लार्वा। तो दे आर बीइंग स्टैग्नेंट, ठहरे हुए पानी में अगर इनको छोड़ दिया जाए, दे आर लेफ्ट आउट, ड्रॉप्ड इनटू सच स्टैग्नेंट, ठहरे हुए पानी में इनको रख दिया जाए तो यस कमांडोस, व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि वो पनपने वाले लार्वे को खा जाएंगे एज देयर फीड, और इससे वो वेक्टर डेवलप नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ साइकिल, और जब मॉस्किटो की तादाद कंट्रोल हो जाएगा तो मलेरिया जैसी बीमारी स्प्रेड ऑन होने से बच जाएगा। क्लियर? दैट्स द कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यस कमांडोज, ध्यान दीजिएगा। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ध्यान दीजिए कि मलेरिया टॉपिक चैप्टर का एक बहुत ही सेंटर कोर टॉपिक है जिसमें से वैल्यू बेस्ड बहुत तरह के अलग अलग क्वेश्चंस, क्योंकि उसकी साइकिल्स और उसके भी अलग अलग पहलू है जहां से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो सभी को ध्यान में रखते हुए जो मोस्ट पोटेंट क्वेश्चन पैटर्न्स एनसीईआरटी बेस्ड मलेरिया से हो सकता है वो आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो सेक्सुअल स्टेज गेमेटोसाइट से बिगिन टू डेवलप इन, यस, सेक्सुअल स्टेज है उसके जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो कहां बनना शुरू होते हैं? बनना कहां शुरू होते हैं गैमेट्स? गैमेटोगोनी शुरू कहां होता है? यस, द आंसर इज, यस कमांडोज, आरबीसी सेल्स ऑफ मैन। आरबीसी, और जब वो टूट के निकलेंगे वो गैमेटोसाइट्स रिलीज होंगे, दैट आर बीइंग सक्ड अप। फिर उन गैमेटोसाइट्स को जो है रिस्पेक्टिव फीमेल एनोफिलिस ब्लड सक करते समय अपने सेंग्विवोरस नेचर, ब्लड सकिंग नेचर के दौरान सकअप करते हुए उनको अपने अंदर ले लेते हैं। लेकिन वो बनना कहां शुरू होते हैं? आंसर होगा आरबीसी ऑफ मैन, रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैन।
ओके, क्योंकि मॉस्क्यूटो के अंदर जाने के बाद फिर वो गैमेट्स आपस में जो है फर्टिलाइज फ्यूज होते हैं टू मेक द जाइगोट एंड कैरी द सेक्सुअल फेस। ओके कमांडोज, लेकिन गैमेट्स बनने की शुरुआत, नाउ दिस इज वेरी टेक्निकल पॉइंट, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कमांडोज। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर इज 4। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ध्यान दीजिएगा सब लोग स्क्रीन पर देखते हुए, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच वन कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। रिस्पेक्टिव 4 तरह की बीमारियां आपके सामने हैं, इनमें से क्योंकि पैथोजेंस, ध्यान से आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, पैथोजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट नेचर, प्रोटोजोअल, बैक्टीरियल, हेलमिंथिक, फंगस, वायरल, अलग अलग 5-6 कैटेगरीज हैं, am I right or not? लेकिन अब उनमें से बैक्टीरियल कैटेगरी के एग्जांपल्स आपके स्क्रीन पर सामने ऑप्शंस में दिए हैं। टाइफॉइड, यस, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे बैक्टीरियल बॉर्न है ना, बैक्टीरिया बॉर्न डिजीजेस हैं। सो ए सी डी ऑप्शन 3 इज द आंसर, क्योंकि एलिफेंटियासिस which is also called filariasis is a helminthic disease caused by Wucheria bancrofti। यस, बुशेरिया बैनक्रॉफ्टाई से होने वाली ये बीमारी वो तो एक क्या है, यस, एस्केलमेंट मेंबर है, राइट? और जबकि बाकी तीनों बीमारी, यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है। सो आंसर इज 3। ओके कमांडोज, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज दैट वीकन्स द मसल्स। गौर करिएगा, अब आपको लगेगा कि इन ऑप्शंस में सब में ही तो मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, वीकनिंग तो सभी में, एट्रोफी हो चाहे डिस्ट्रॉफी हो चाहे, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान से आप लोग देखिए, साथ में लिखा है द रीजन, एंड द रीजन इज इन्फेक्शन ऑफ व्हाट, अ वायरस। तो कौन सी ऐसी वायरल डिजीज है जिसमें समय के साथ मसल्स कमजोर हो जाते हैं, बॉडी के लिम्ब, लोअर लिम्ब, स्पेशली कमर से नीचे का एरिया। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट पोलियोमाइलाइटिस। क्लियर? सो आंसर इज 2, आंसर इज 2, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कमांडोज, फिर से ध्यान से सब लोग देखिएगा। द पैथोजेंस ऑफ जेनरा माइक्रोस्कोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडोफर्मोफाइटॉन, राइट? ये जो जेनरा के मेंबर्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, राइट? तो फंगल डिजीज, तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए, एनसीईआरटी में एक छोटा सा डिस्कशन फंगल डिसऑर्डर्स का किया है, डिजीजेस का, और स्पेशली इफेक्टेड पार्ट बॉडी का स्किन डिजीजेस। तो क्वेश्चन ये है कि इस जेनरा के जो मेंबर्स अलग अलग है, स्पीसीज है, वो इंसानों में एक ग्रुप ऑफ स्किन डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉमनली कॉल्ड एज, यस कमांडोज, क्या उसका संबंध बॉटुलिज्म से? ये तो एक फूड कैन, पैक्ड फूड का डिजीज है, राइट? तो कंजक्टिवाइटिस, ये तो एक वायरल इंफेक्शन है आंखों के कंजक्टिवा में। स्किन एलर्जी एक अलग ही घटना है, वो तो किसी अलग अलग रीजन से हो सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रिंगवॉर्म, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है, एंड नेसेसरली इस जेनरा के मेंबर्स एक ग्रुप ऑफ स्किन डिजीज के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, रिंगवॉर्म। सो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर इज 3। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूसेस द सिम्टम्स ऑफ। यस कमांडोज, गौर करिएगा, क्वेश्चन को गौर करिएगा। टॉपिक एलर्जी से ये क्वेश्चन है, क्लियर? एंटी एलर्जिक सब्सटेंस दिए जाते हैं, क्योंकि एलर्जी एक बॉडी का एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून डिसऑर्डर है, राइट? याद करिए, हाउ टू डिफाइन एलर्जी, ये अपने आप में, इट इज अ कंडीशन विच कैन अकर एनीवेयर, एनी टाइम, टू एनीवन, बाय एनीथिंग। एलर्जी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, am I right or not? It can occur to anyone, anywhere, anytime, by anything. That's allergy. तो ऐसा एग्जैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रीट करने के लिए बॉडी के अंदर क्या बनते हैं? यस, एंटीहिस्टामिन्स। कौन बनाते हैं? इओसिनोफिल्स बनाते हैं, राइट? इओसिनोफिल्स, एसिडोफिल्स होते हैं, वो एंटीहिस्टामिन बना के नेचुरली सबसाइड करते हैं। लेकिन अगर एक बार बार रिअकर करके ये आ जाए एक बीमारी की तरह, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, राइट, एंटीहिस्टामिन्स, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स जो है, किस सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्विकली रिड्यूसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। यस,
द आंसर इज 3, एलर्जी. Okay, commandos, answer is 3, allergy. Next, which of the following is an autoimmune disease? Which of the following is an autoimmune disease? Question number 13 आपके सामने है. इनमें से कौन सा जो है बीमारी एक autoimmune disease है? ध्यान दीजिएगा कमांडोस, क्वेश्चन आपके सामने है. अस्थमा, इट्स एन एलर्जिक डिजीज. सिरोसिस, ये एक लिवर डिसऑर्डर है. क्लियर, जो कि अल्कोहल एडिक्शन से होता है, उसका रूट कॉज अलग चीज है. एड्स इज अ वायरल डिजीज. ठीक है, वायरल मीडिएटेड सीवियर फैटल डिजीज, इसलिए ये भी आंसर नहीं है. रिमोटॉयड आर्थराइटिस, रिमोटॉयड आर्थराइटिस, आरए फैक्टर रिमोटॉयडल फैक्टर बनता है ना, जो कि फिर कहीं ना कहीं जॉइंट्स को इन्फ्लेम करके जो है उनको नुकसान पहुंचाता है और रिस्पेक्टिव चलने फिरने मूवमेंट्स में दिक्कत आती है. रिमोटॉयड आर्थराइटिस यस इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जहां बॉडी की इम्यून सिस्टम किस प्रॉपर्टी को लूज कर देता है? रिकॉग्निशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. ये जो प्रॉपर्टी होती है इम्यून सिस्टम की, वो लूज कर चुका होता है. रिजल्टेंट बॉडी क्या सामना करता है? शरीर सामना करता है ऑटो इम्यूनिटी. क्लियर, यानी हमारे शरीर का रक्षक ही शरीर का भक्षक बन जाता है. द डिफेंडर ऑफ द बॉडी बिकम्स ऑफेंडर. क्लियर, तो वो हमारे ही सेल्फ सेल्स को नॉन सेल्फ सेल की तरह ट्रीट करता है. ऐसे बीमारियों को कॉज करने वाले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और भी तरह के होते हैं. फिलहाल गिवन ऑप्शंस में से 4th इज द आंसर. ये आपको ध्यान रखना है, रिमोटॉयड आर्थराइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस कमांडोस, ध्यान से स्क्रीन पे, जैसा कि मेरा कहना है सब लोग देखिएगा. अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और मैं यहां आपको नोटिस कराना चाहूंगा कि ये तो एनसीईआरटी से बना हुआ क्वेश्चन है, डेटा बेसिस क्वेश्चन है. क्लियर, ओके. द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव एनेबल्ड. हाँ, सही बात है, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगातार काफी सालों तक चलने पर कंप्लीटली इरेडिकेटेड अ डेडली डिजीज लाइक. फिलहाल दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली. यस कमांडोज, ध्यान से देखिए, क्या निमोनिया हुआ है? नहीं. टिटनस नहीं. डिप्थेरिया. आंसर यहां स्मॉल पॉक्स है. लेकिन यहां आपको एक बात ध्यान रखना है, 2014 में WHO ने इंडिया को सर्टिफाई किया था as completely eradicated for polio also, है ना. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में इंडिया को सर्टिफाइड किया है टू कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ, क्योंकि पोलियो भी आंसर है. लेकिन फिलहाल यहां तो पोलियो नहीं है. स्मॉल पॉक्स की जगह पोलियो भी ऑप्शन में हो सकता था, तो पोलियो आंसर होगा. ये ध्यान रखिएगा, दोनों अगर ऑप्शन में दिए होंगे तो एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा. बोथ ए एंड बी मान के चलिए, ऑप्शन दिया है ना, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, फिर सी लिखा होगा, क्योंकि दोनों इरेड. इंडिया से अगर हम बात करें आज, पूरे वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स और पोलियो. इंडिया में लास्ट पोलियो का रिकॉर्ड आज से ठीक 10 साल पहले 2012 में राजस्थान के आसपास के एरिया से रिपोर्ट हुआ था. उसके बाद से नहीं, तब जाके 2 साल बाद WHO ने जो है सर्टिफाइड किया. ओके कमांडोस, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है. फिलहाल ये क्वेश्चन एनसीईआरटी अगर आप पढ़ के देखें तो उसके अकॉर्डिंगली गिवन ऑप्शन में से स्मॉल पॉक्स आंसर है. यस, द ऑप्शन 4 इज द आंसर. अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज. इम्यूनिटी अलग अलग तरह का है, आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है ना. एक्टिव, पैसिव, है ना. इननेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, है ना. अलग अलग तरह से इम्यूनिटीज हमारे शरीर में काम करते हैं. बट द क्वेश्चन इज, बाय बर्थ, बाय वर्च्यू ऑफ जीन्स, जेनेटिकली माता पिता से जो बाय बर्थ हमें इम्यून मैकेनिज्म स्पीसीज बैरियर की तरह मिलता है, वो कैसी इम्यूनिटी है जो कि नॉन स्पेसिफिक है. अगर आपने एज अ ह्यूमन बर्थ लिया है तो नथिंग स्पेशल वो तो आप में मौजूद होगा ही, राइट फ्रॉम बर्थ. इस इम्यून मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? दैट्स द क्वेश्चन. क्या एक्वायर्ड है, क्या ह्यूमरल है सेल? आंसर है यस, 4th ऑप्शन, innate immunity, by birth immunity, that is innate immunity. ओके कमांडोस, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. यस प्लीज. ओके कमांडोस, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. एसिड इन स्टमक, सलाइवा, माउथ, टीयर्स, ये जो सिक्रीशंस होते हैं प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ.
है ना, एक रेजिस्टेंस देते हैं, ठीक है, दे गिव रेजिस्टेंस टू दीज ऑल कंडीशंस। तो ये किस तरह का इम्यूनिटी है, बैरियर है, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। ये किस टाइप का बैरियर है बॉडी के लिए, क्लियर, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर या साइटोकाइन। तो ये सारे बॉडी के सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, जो कि किसी ना फिजियोलॉजी का नतीजा है। तो डेफिनेटली फिजिकल नहीं, दे आर अ टाइप ऑफ केमिकल फिजियोलॉजिकल। गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली सेकंड इज द आंसर 2। ऑल दी सिक्रीशंस जो बॉडी के अंदर बाहर होकर शरीर को वाकई में ही इनेट इम्यूनिटी अवेलेबल कराते हैं, बट फिजियोलॉजिकली, यस, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। अब बाकी ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, फिजिकल, सेलुलर, वो अलग अलग तरह के बैरियर्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। स्नेक बाइट एक बोलते हैं ना आकस्मिक, अचानक होने वाली घटना है। तो एंटीवेनोम जो दवाई दी जाती है ना, एंटीवेनोम जो दवाई दी जाती है, किस तरह की इम्यूनिटी है? सबसे पहले तो मैनमेड होता है, सांप के जहर की काट इंसान के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल प्रोडक्शन है, जिससे एक विक्टिम, स्नेक बाइट का विक्टिम खुद उसको लगाएगा, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब उसे खुद, उसे जो है एडमिनिस्ट्रेड कराना पड़ेगा। और प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं उसके अंदर, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर है 1। यस कमांडोस, ऑप्शन 1 इज द आंसर। इट इज एन एक्वायर्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, करेक्ट। क्योंकि नेचुरल का तो कोई संबंध ही नहीं है, यहां पर नेचुरल रिस्पॉन्स होता ही नहीं है। सांप के काटने पर शरीर जो है इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, और कि है ना, उसको एक्टिवली भी नहीं कराया जा सकता। आर्टिफिशियल एक्टिव, ये तो वैक्सीनेशन का है, तो सांप के जहर का वैक्सीनेशन नहीं होता है, इट्स अ इम्यूनाइजेशन। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आज आपने ये सीखा, यस कमांडोज, कि all vaccination are a type of immunization, but all immunization are not vaccination। सांप के काटने का असर करने के बाद ली गई दवाई एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसे मैं कहूंगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच सपोर्ट्स फिजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कमांडोस। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच, करेक्ट पूछा है, फिजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। जितने भी ऑप्शंस लिखे हैं यहां पर, उनमें से फिजिकल बैरियर बाय बर्थ वाला एग्जांपल यहां पर कौन सा है? तो ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर से देखिए। बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबिन्स। बी लिम्फोसाइट्स तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, जो कि धीरे धीरे ट्रेनिंग से, है ना, बीमारियों का सामना करते करते सीखता है। पीएमएनएल, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, ये सब मिलकर तो सेलुलर बैरियर देते हैं, तो ये भी नहीं आंसर। स्लाइवा इनेट इम्यूनिटी तो है, इनेट तो है, लेकिन फिजियोलॉजिकल है, केमिकल बैरियर है। ओके, और यहां पूछा है फिजिकल बैरियर, गौर करिएगा कमांडोस। तो म्यूकस, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हेल्प इन ट्रैपिंग माइक्रोब्स। यस कमांडोस, ये जो ऑप्शन 4 जो है इसको डिफाइन करता है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी, बाय बर्थ इनेट इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 18, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट, द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम। द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, ध्यान से देखिएगा कमांडोज। यस, कौन सा एंटीबॉडी जो है इनमें से कोलेस्ट्रम में मौजूद होता है? कोलेस्ट्रम क्या होता है? इट इज द इनिशियल डे मिल्क आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। बच्चे के जन्म के बाद हफ्ते भर तक का थिक येलोइश फ्लूइड जो बनता है, दैट्स कॉल्ड कोलेस्ट्रम। यस, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अब आप देखिए, कोलेस्ट्रम के अंदर जो है, सबसे पहले तो कोलेस्ट्रम मदर्स मिल्क क्या देता है? पैसिव इम्यूनिटी देता है। यस, कैसा इम्यूनिटी देता है? पैसिव इम्यूनिटी देता है। तो फिर तैयार किया हुआ कौन सा एंटीबॉडी मदर के थ्रू? सिक्रेटरी एंटीबॉडी। तो कोलेस्ट्रम के अंदर इम्यूनोग्लोबिन IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए मौजूद होता है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी। क्लियर? आज के बाद याद रखिएगा, गैमेड, GAMED। ठीक है, 5 तरह के इम्यूनोग्लोबिन से, सबके अपने अपने प्रॉपर्टीज है। जैसे इम्यूनोग्लोबिन E, अगर किसी को एलर्जी है तो बताइए कौन सा इम्यूनोग्लोबिन बॉडी में, ब्लड में पाया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर होगा IgE। यही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो पूरे ट्रांसप्लेसेंटल फीटल डेवलपमेंट के दौरान ट्रांसप्लेसेंटल क्रॉस करके मदर से बच्चे में जाता है, तब आंसर होगा IgG।
पूरे जेस्टेशन के दौरान कौन सा एंटीबॉडी जो है बच्चा अपने मदर से एक्वायर करता है? आंसर होगा आईजीजी। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से जो है कोलेस्ट्रॉल मिल्क के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन मौजूद होता है वो है IgA1 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन कमांडोज, आइडेंटिफाई A, B, C and D from the given diagram. Yes. Select the correct match between the labeling in column 1 and 2. अब ये डायग्राम एनसीईआरटी में आप सबने देख रखा है। दिस इज अ वाई शेप्ड इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ हैवी चेन, लाइट चेन। 2 हैवी चेन, H2L2 फॉर्मूला होता है किसी भी इम्यूनोग्लोबिन का, है ना। 2 हैवी चेन, 2 लाइट चेन। तो इसको डायग्राम को देख के लेबलिंग के अकॉर्डिंगली अगर मैच करें, ए हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी, बात तो सही है, यस इट इज अ हैवी चेन। बी लाइट चेन, बी लाइट चेन है, यहां पर आप देख सकते हैं बी लाइट चेन है। और जो सी एरिया है, ये जो सी एरिया है यहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन जो है करेक्टली मैचिंग को शो कर रहा है? दैट्स द क्वेश्चन। तो कमांडोज ऑप्शन ए देखिए ना, A1 B2 C3, A1 B2 C3, 1 is the correct option for question number 20. अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के जो लाइफ साइकिल में फर्टिलाइजेशन कब और कहां होता है? दैट्स द क्वेश्चन। तो कमांडो सबको अच्छे से आपको डायग्राम याद आना चाहिए एनसीईआरटी का, और अगर ध्यान से उधर देखेंगे तो इट अकर्स इनसाइड द मॉस्किटो, और मॉस्किटो में स्टमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस। 1 इज द आंसर। दैट्स द लोकेशन वेयर फर्टिलाइजेशन एक्चुअली अकर्स इन द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाट? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, ड्राई स्केली लेशंस। ध्यान से सुनिएगा, ड्राई स्केली लेशंस, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी सीन इन। ये जो सिम्टम है वो इनमें से दिए गए किस बीमारी में पाया जाता है? दैट्स द क्वेश्चन कमांडोज। तो यहां पर अब ध्यान देने वाली बात है, एमीबियासिस, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, फाइलेरियासिस, पोलियो, मतलब सबके अपने अपने सिम्टम्स, हर बीमारी के सिम्टम साइंस होते हैं। फिलहाल जिस तरह का ये कॉम्बिनेशन है, ये एक स्किन इन्फेक्शन पे कॉमनली पाया जाता है। सेकंड इज द आंसर, दैट इज रिंगवॉर्म इन्फेक्शन। क्लियर? तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर के इस हिस्से से बन सकता है, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटेस्टिनल परफोरेशन, ध्यान दीजिए कमांडोस, एनसीईआरटी में साफ साफ टाइफाइड के लिए लिखा है, सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है फीवर के साथ, इन सीवियर कंडीशन, इवन डेथ में अकर ड्यू टू टाइफाइड। उस दौरान जो है अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छन्नी छन्नी हो चुका होता है, अंदर परफोरेशंस। यस, इंटेस्टिनल परफोरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ, आंसर होगा टाइफाइड। 3 इज द आंसर। कमांडोज ध्यान से देखिएगा, आपके जो है स्क्रीन पर मैंने एनसीईआरटी पेज नंबर भी मेंशन रखा है। यू कैन गो एंड जस्ट हैव अ पीप, झांक कर देखे, ध्यान से देखे, इस तरह से आपको एनसीईआरटी बेस्ड याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स द टर्म हेल्थ? हेल्थ की डेफिनेशन। यस कमांडोज, दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हेल्थ की डेफिनेशन बताई गई है, और सब लोग अगर उसको ध्यान से देखे समझे तो एक्सपीरियंस करेंगे कि यस व्हाट हेल्थ इज। क्या मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज? नहीं। क्या सिर्फ फिटनेस होना फिजिकली? नहीं। और दोनों ही चीज, ऐसा नहीं है। व्हाट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? व्हाट इज द स्टेट ऑफ हेल्थ? व्हाट इज हेल्थ? एक शरीर का एक ऐसी अवस्था है जो कि फिजिकली, मेंटली और सामाजिक रूप से भी सोशल वेलबींग होना, लोगों से अच्छा व्यवहार करना भी हेल्थ का एक अच्छा साइन है। ओके, सो 4 इज द आंसर। 4 इज द आंसर। ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 24, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्लाज्मोडियम। ओके कमांडोस, सही ऑप्शन चुने प्लाज्मोडियम के रेफरेंस में, विथ रिस्पेक्ट टू प्लाज्मोडियम सही ऑप्शन चुने। ठीक है, तो अब इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, इंसान के अंदर गेमेटोसाइट, मॉस्किटो के लिए स्पोरोसाइट, गलत, ये करेक्ट नहीं है। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मैन के अंदर भी है सेक्सुअल, मॉस्किटो के अंदर नहीं, मॉस्किटो के अंदर तो सेक्सुअल होता है, इसलिए ये गलत। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, राइट, ध्यान से देखिएगा, अब वही ऑप्शन बना हुआ है और लिखा है कि अब आप देखिए व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, यस, इंसान के लिए स्पोरोजोइड्स हैं और मॉस्किटो के लिए गेमेटोसाइट्स हैं, क्योंकि यही गेमेटोसाइट्स एक फीमेल एनोफिलिस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से सक करते हैं। क्लियर? क्लियर कमांडोस? सो 3 इज द आंसर। 3 इज द आंसर।
क्यों? क्योंकि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अगेन इंसान के अंदर एसेक्सुअल होता है और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल होता है, लेकिन यहां ऑपोजिट लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन पूछा है फिलहाल दिए गए ऑप्शंस में से, दिस इज द करेक्ट मैच। यस कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से सब लोग देखिएगा, एवरी वन ऑफ यू। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम रेस्पिरेटरी सिस्टम, एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी जो म्यूकस की लाइनिंग होती है वो किसका एक एग्जाम्पल है, किस तरह के बैरियर का एग्जाम्पल है, दैट्स द क्वेश्चन। तो म्यूकस की मौजूदगी एक फिजिकल, इंटरनली फिजिकल, राइट, यस कमांडोस, फिजिकल बैरियर है। ध्यान रखिएगा कि बोले सर म्यूकस भी तो सिक्रेशन है, लेकिन वो सारे माइक्रोब्स और सब चीजों को ट्रैप कर लेता है, इमोबिलाइज कर देता है, दैट्स द क्वेश्चन। सो द ऑप्शन इज 4, क्वेश्चन नंबर 26, 4 इज द करेक्ट आंसर, इट्स अ फिजिकल बैरियर। क्लियर? साइटोकाइन बैरियर्स क्या है? इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन्स, ये सब जो है साइटोकाइन बैरियर्स होते हैं। क्लियर? और सेलुलर बैरियर क्या है? मैक्रोफेजेस, माइक्रोफेजेस जो फैगोसाइटिक एक्शन करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस कौन? यानी मोनोसाइट्स, वो सेलुलर बैरियर है। या इवन एसिडोफिल्स और वो सब केमिकल सिक्रीशंस करके ब्लड में सेलुलर बैरियर देते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी के जो प्रोडक्ट होते हैं, सलाइवा, HCl, स्वेट, ऑयल, ये सारे फिजियोलॉजिकल केमिकल बैरियर्स हैं। क्लियर? लेकिन जो म्यूकस चिपचिपा सिक्रीशन है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ट्रैप हो जाते हैं, इमोबिलाइज हो जाते हैं, जिससे कि वो अंदर नहीं जा पाते, इसलिए वो फिजिकल बैरियर का ऑप्शन है। तो गिवन 26 आंसर इज 4। नेक्स्ट, द एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम फॉर एन एंटीजन, यस इट्स डिफाइंड एज एलर्जी। जब ओवरहेल्मिंग, जरूरत से ज्यादा एक्सैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है, उसी को हम एलर्जी कहते हैं। तो आंसर है 2। ओके कमांडोज, ध्यान से देखिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूकोसा एसोसिएटेड, यस कमांडोज ध्यान से देखिएगा, म्यूकोसा एसोसिएटेड जो माल्ट की हम बात कर रहे हैं, क्लियर, कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू पैचेस जो है वो पूरे शरीर में स्प्रेड आउट है, और वो कितने परसेंटेज से मौजूद है, दैट्स द क्वेश्चन। चूज द ऑप्शन विच करेक्ट। तो आंसर है, नाउ दिस इज अ डेटाबेस क्वेश्चन, आंसर है 2, 50%, मोर देन 50% टोटल जितने भी लिम्फोसाइट्स होते हैं माल्ट उसका कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन बॉडी में 50% जो है दैट इज माल्ट फॉर्म, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोटिक टिश्यू। आंसर इज 2। व्हाट इज लिम्फोइड टिश्यू? अब बात ये आती है लिम्फोइड टिश्यू क्या? ग्रुप ऑफ टी एंड बी सेल्स, टी और बी सेल्स के पैचेस ग्रुप्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। और माल्ट के फॉर्म में म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू शरीर में 50% बनाते हैं, दैट इज सेकंड इज द आंसर। ओके राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कमांडोज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, टाइफाइड यस, सैल्मोनेला, ए मैचेस विथ 3, निमोनिया, हीमोफाइलस, फाइलेरियासिस विथ विशेरिया एंड प्लास्मोडियम। यानी गिवन जो मैचिंग मैंने आपके सामने की है वो ऑप्शन 1 के साथ मैच कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए, ए मैचेस विथ 3, बी मैचेस विथ 4, सी मैचेस विथ 1 एंड डी मैचेस विथ 2। तो 1 is the answer. Next question, the infectious stage, प्लाज्मोडियम जो ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करता है, किस फॉर्म में एंटर करता है? आंसर है स्पोरोजॉइड्स, स्पोरोजॉइड फॉर्म में। क्लियर? लिवर सेल से जो है कौन सा फॉर्म, फिर वो साइजोगोनी होती है, साइजोन बन के साइजोगोनी का प्रोडक्ट क्या होता है? क्रिप्टोजॉइड्स, मेटाक्रिप्टोजॉइड्स, फिर मेटाक्रिप्टोजॉइड्स आरबीसी को जाके अटैक करते हैं। इस तरह से आपको अलग अलग तरह के यहां पर जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें ऐसे लिखा होगा, है ना। अगर यही पूछ ले कि फीडिंग फॉर्म, इसी क्वेश्चन में अगला एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ऑप्शन यही रहने दीजिए, इनमें से कौन सा है जो फीडिंग फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम है, तब आंसर हो जाएगा ट्रोपोजॉइड्स, जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को एनगल्फ कर जाता है अपने फैगोसाइटिक एक्शन से। यस, दैट इज ट्रोपोजॉइड्स। ओके, तब आंसर ट्रोपोजॉइड्स हो जाता अगर फीडिंग फॉर्म पूछ लेते। किसके बारे में? प्लाज्मोडियम के बारे में। फिलहाल किस फॉर्म में एक हेल्दी व्यक्ति के ब्लड में प्लाज्मोडियम एंटर करता है? दैट्स कॉल्ड इन्फेक्टिव फॉर्म। आंसर इज 1।
चलिए कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। ध्यान से सब लोग देखिए, रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली पैसिव इम्यूनिटी में यही होता है, रेडीमेड प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, रॉन्ग पूछा गया है। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक, वेरी क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स, नहीं, गलत, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी का एक समय चाहिए, इट टेक्स सम टाइम कॉल्ड लैग पीरियड, है ना, और फिर वो रिस्पॉन्ड करता है कुछ समय बाद। यस, तो दैट्स ट्रुथ, बट यहां पर तो यही बात गलत लिखा हुआ है, तो सेकंड इज द आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस, क्योंकि बाकी तो फीटस को अपने मदर से पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, इट्स करेक्ट। व्हेन द एक्सपोज एंटीजन लिविंग डेड फॉर्म में अंदर होस्ट बॉडी में, इसी को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि तभी तो बॉडी में जो है AMIR CMIR रिस्पॉन्स इवोक होता है, जो स्टिमुलेट करता है। यस, तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 2 गलत स्टेटमेंट है, इसलिए सेकंड इज द आंसर। ओके कमांडोस, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम secreted by mammary glands. The yellowish fluid, I repeat commandos, the yellowish fluid colostrum secreted by mammary gland, ठीक है। मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, उसमें जो IgA मौजूद होता है अबंडेंट, और IgA से मदर के मिल्क से बच्चे को किस तरह की इम्यूनिटी नेचुरली मिलती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल क्योंकि मिल्क इज अ मदर्स मिल्क इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, और वो एक तैयार एंटीबॉडीज के साथ अवेलेबल है, इसलिए पैसिव इम्यूनिटी है, सेकंड इज द आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। किसी भी तरह का ना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, याद रखना है कि जो सुइटेबल डोनर, हम सुइटेबल डोनर की बात करते हैं, यस कमांडोज, कि एक डॉक्टर जब किसी भी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करता है, वो एक सुइटेबल डोनर की खोज करता है। सुइटेबल डोनर की क्या डेफिनेशन है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन फिलहाल लेट मी एक एग्जांपल लेके कि ग्राफ्ट रिजेक्शन, किडनी ग्राफ्ट को जो है रिजेक्ट करने वाला रिस्पॉन्सिबल इम्यूनिटी, यानी शरीर ऐसा क्या एग्जिबिट करता है, टिश्यू टाइपिंग, दो लोग डोनर और रेसिपिएंट के टिश्यू मैच होने चाहिए और ब्लड मैच होना चाहिए, ब्लड ग्रुप, ब्लड टाइपिंग, टिश्यू टाइपिंग, जहां ये दोनों चीजें परफेक्टली मैच कर जाता है, ऐसा डोनर ही सुइटेबल होगा और रेसिपिएंट बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। तो रेसिपिएंट बॉडी, क्रेता शरीर जिसके अंदर ऑर्गन डोनेट होने वाला है, यस कमांडोज, मेरी बात समझिएगा, शरीर रिस्पॉन्ड तो करेगा, रिएक्ट तो करेगा, तो रिजेक्ट भी करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि इम्यून मैकेनिज्म का कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो कि न्यूली ग्राफ्टेड टिश्यू को रिजेक्ट करने वाली इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, दैट्स द क्वेश्चन कमांडोज। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, आंसर है 4। यस कमांडोज, आंसर है 4, that is cell mediated immunity response is responsible for graft rejection. Identify the correct pair, identify the correct pair representing the causative agent of typhoid fever and confirmatory test of typhoid. टाइफाइड फीवर के लिए भी जिम्मेदार है, मतलब इन्फेक्शन के लिए, और उसको confirmatory टेस्ट, दोनों को मिला के ये क्वेश्चन है आपके सामने। यस कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान से देखिए। यस, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स यूटीआई, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो मलेरिया के लिए, और टेस्ट का नाम ही कुछ अलग लिखा हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वो तो निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, विडाल टेस्ट से वो थोड़ी पता चलता है। सैल्मोनेला टाइफी, लेकिन एंथ्राइड करके कोई टेस्ट नहीं होता है। आंसर है 4, ऑप्शन 4 इज द आंसर, बिकॉज कॉजेटिव एजेंट ये है और उसकी उपस्थिति पता चलता है विडाल टेस्ट से। किससे? विडाल टेस्ट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिजीज? नॉट एन, क्लास गौर करिएगा, आपने कुछ समय पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें पूछा था कौन ऑटोइम्यून डिजीज है, तो वहां रूमेटॉइड आर्थराइटिस आंसर था, और यहां जो क्वेश्चन आया है वो इसमें पूछा गया है कि कौन नहीं है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ डिस्कस्ड ऑटोइम्यूनिटी, तो 2-4 ऑटोइम्यून डिजीजेस पता होना चाहिए, तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। यहां देखिए, सोराइसिस स्किन डिसऑर्डर है, इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वो तो है ही। विटिलिगो, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है, विटिलिगो। और फाइनली एल्जाइमर, ये एक न्यूरल डिसऑर्डर है लेकिन ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, इम्यून सिस्टम की वजह से नहीं आता है, वो तो न्यूरालजिया है, अपने आप ही शरीर में जो है अलग अलग कंडीशंस में डैमेजेस होकर जेनेटिक बीमारी भी एल्जाइमर डिजीज किसी तरह का इंपैक्ट लाता है। तो फिलहाल दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एल्जाइमर डिजीज इज द आंसर, ऑप्शन 4 इज द आंसर एज नॉट अ ऑटोइम्यून डिजीज। क्लियर? बाकी सारे ऑटोइम्यून डिजीज होते हैं।
ठीक है, तो चलिए कमांडोस क्वेश्चंस का सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, यस ओके कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं सब लोग कि सस्पेक्ट मेजर डेफिशिएंसी एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, एक व्यक्ति में ब्लड टेस्ट हुआ और उसमें मेजर एंटीबॉडीज डेफिशिएंसी पाई गई। एंटीबॉडीज बनाने में कौन हेल्प करता है? गामा ग्लोबुलिन्स। तो अब क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि आप बताइए कंफर्मेटरी एविडेंस क्या है, ब्लड रिपोर्ट या किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट में किस चीज को जो है पर्टिकुलरली चेक किया जाएगा कि किस चीज की डेफिशिएंसी शरीर में हो गई है? यस, ऑप्शन इज, क्योंकि फिब्रिनोजेन तो कोआगुलेंट फैक्टर है, ठीक है ना, क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ये आंसर नहीं होगा। एल्बुमिन तो जो है ऑस्मोटिक बैलेंस, ब्लड का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो मेंटेन करने वाला है, और हीमोसाइट्स का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? सीरम ग्लोबुलिन, सीरम ग्लोबुलिन्स, अल्फा बीटा गामा, गामा ग्लोबुलिन्स की कमी के कारण एंटीबॉडी में कमी आई होगी बनने में। सो ए यानी ऑप्शन 1 इज द आंसर। क्लियर कमांडोज? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कॉमन कोल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पढ़ते समय ध्यान से देखिएगा। कॉमन कोल्ड और निमोनिया दोनों ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर एल्वियोलाई, लंग्स को कौन दिक्कत पहुंचाता है? एल्वियोलाई, ये मेजर डिफरेंस है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस मेंशन्ड है। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई, निमोनिया के जो पैथोजेंस होते हैं वो एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करके वहां फ्लूइड फिल्ड कर देते हैं, अपने पूरा लोअर रेस्पिरेटरी पूरा जो हमारा एरिया है दैट इज एल्वियोलाई, पूरा एक्सचेंज जोन कंजेशन क्रिएट कर देता है। जबकि कॉमन कोल्ड अपर, राइनाइटिस कहते हैं, है ना, नाक से लेके पूरा नसल चैम्बर में जो है इंफेक्शन फैलता है, बट नॉट लंग्स, लंग्स तक नहीं जाता। कौन? कॉमन कोल्ड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट डिफाइंस द डिफरेंस बिटवीन कॉमन कोल्ड एंड निमोनिया। ये जो ऑप्शन 1 है वही आंसर है, 1 इज द आंसर, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस अब आप देखिए कि न्यूमोनिया कम्युनिकेबल डिजीज है, वेयर एज कॉमन कोल्ड इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। गलत, न्यूट्रिशनल डिजीज नहीं है कॉमन कोल्ड, मतलब सारे ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइव एटीट्यूड वैक्सीनेशन, ऐसा कुछ नहीं है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस, वेयर एज कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया हेमोफाइलस, ये भी गलत है। ऑल द ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, जो कि डिफरेंस नहीं बता रहा है। जो एक्चुअल डिफरेंस है, करेक्ट डिफरेंस है, वो ऑप्शन 1 है। क्लियर कमांडोस? चलिए अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगेन देखिए, करेक्ट 2 एग्जांपल्स करेक्टली मैच विद द टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कोटिंग, एपिथेलियल लाइनिंग, यूरोजेनिटल, एचसीएल, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर है क्या? ये क्या फिजियोलॉजिकल बैरियर है? इज इट म्यूकस कोटिंग? तो फिजिकल बैरियर है। एचसीएल इन स्टमक फिजियोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन म्यूकस कोटिंग तो फिजिकल बैरियर है, इसलिए ये पूरी तरह मैच नहीं कर रहा है, पूरी तरह मैच नहीं कर रहा है। पीएमएनएल सेल्स, ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो एंड मोनोसाइट, सेलुलर बैरियर है क्या? यस, दिस इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, तो सेकंड इज द आंसर। बाकी एंटी टिटनस, एंटी स्नेक, ये तो पैसिव इम्यूनिटी है। एटीएस, एंटी टिटनस सीरम हो या एंटी वेनोम हो, वो तो पैसिव होता है, पैसिव इम्यूनिटी होता है, लेकिन यहां तो एक्टिव बैरियर, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। सलाइवा इन माउथ क्या फिजिकल बैरियर है? केमिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर है, तो ये भी गलत है। टीयर्स इन आईज, तो सही ऑप्शन क्या है? सेकंड, जहां दोनों एग्जांपल टाइप ऑफ इम्यूनिटी से मैच कर रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोज, ध्यान रखिएगा, कोर कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी लाइनर फ्रॉम द टॉपिक इम्यूनिटी, इसी तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी पिकअप करते हुए पूछा जाएगा, जिसे आपको ध्यान रखना है सॉल्व करते समय। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी? अगेन ध्यान से देखिए, इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स लिखा है कि रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट इज अ फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट। गलत, इट्स रॉन्ग, क्योंकि करेक्ट पूछा है, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी सेल्स, सी मीडिएटेड है ना, टी सेल्स जो होते हैं, आई रिपीट कमांडो, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जिम्मेदार होता है किसी भी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन यहां तो बी सेल्स के बारे में लिखा है। गलत, प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट बाइट ऑफ अ वाइपर स्नेक। क्या ये बात सही है? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी नीडेड, अगर एक सांप, वाइपर, रसल वाइपर जो है, वपल रसली जो है, अगर कोई भी कोई भी स्नेक बाइट में, सही बात है, प्रीफॉर्म्ड पैसिव इम्यूनिटी में जो है एंटीवेनोम इंजेक्शंस जितने भी होते हैं उसमें प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं जिसकी जरूरत होती है। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगला देख लेते हैं, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन वाज प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स। गलत, गलत,
एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन्स। क्या 4 लाइट चेन्स होते हैं? नहीं, 2 हैवी चेन्स, 2 हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं, लेकिन यहां तो 4 लाइट चेन लिखा है, ये भी गलत है। सो द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, क्वेश्चन नंबर 39, यस कमांडोस, क्वेश्चन नंबर 39, सब लोग ध्यान से देखिए, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ इम्यूनिटी? डेफिनेटली द आंसर इज 2, क्योंकि बाकी तीनों स्टेटमेंट्स गलत है। A certain patient is suspected suffering from acquired, है ना, acquired immunodeficiency syndrome. Which diagnostic technique will recommend for its detection? ठीक है, तो डेफिनेटली विडाल, एलाइसा, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड। आंसर है एलाइसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे। सेकंड इज द आंसर, सेकंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कमांडोज, ध्यान से देखिए, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। कौन सी बीमारी और उसमें किस तरह का इम्यूनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाना है, उससे रिलेटेड क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट? सो सर्टेन प्रोटोजोआ हैव बीन यूज्ड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी, नहीं, गलत। इंजेक्शन ऑफ स्नेक एंटीवेनोम अगेंस्ट स्नेक बाइट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, गलत, वो तो पैसिव इम्यूनाइजेशन है। इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट। इफ यस कमांडोज, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इफ ड्यू टू सम रीजन बी टी इम्फोलाइसाइट डैमेज, दोनों सेल्स है ना कंबाइंडली डैमेज हो जाते हैं, द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ पैथोजन। क्या ये बात सही है? यस, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। और इंजेक्शन डेड इनएक्टिवेटेड पैथोजन, है ना, क्या वैक्सीनेशन पैसिव इम्यूनिटी? नहीं, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। यस यस, तो ये भी गलत है ये स्टेटमेंट, तो आंसर है 3। ओके कमांडोज, गिवन स्टेटमेंट्स में से बीमारी और इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, थर्ड स्टेटमेंट करेक्टली, यस, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट डिफाइन कर रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 41, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस कमांडोज, एवरीवन हैव अ लुक, ध्यान से देखिएगा, मैच द कॉलम से आपके सामने बना है। पॉजिटिव एजेंट, मोड ऑफ इन्फेक्शन आपके सामने लिखा है, आपको करेक्ट मैचिंग करनी है। अब ध्यान से आपको याद आना चाहिए, सबसे पहले तो कमांडोज, थ्रू लेक्चर्स में आपने देखा था एक एक बीमारी का मोड ऑफ इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन कैसे क्या हो रहा है, खास सिम्टम क्या है और कौन सा इन्फेक्टिव एजेंट उसके लिए जिम्मेदार है, ये बिल्कुल करेक्टली बताया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यस कमांडोज, ध्यान से देखिएगा, एलिफेंटियासिस कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वुशेरिया ब्रोंकोफ्टाई, यहां तक तो सही है। विथ इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, नो, इट इज अ वेक्टर बॉर्न, फीमेल क्यूलेक्स के मच्छर के काटने से ही फैलता है। यस, तो फिर ये क्या सही है? इज इट अ करेक्ट मैचिंग? इज इट अ करेक्ट मैचिंग? नो। मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यहां तक तो ठीक है। बाइट ऑफ मेल एनोफिलिस, इसलिए गलत है। अंडरस्टूड कमांडोस? फिर टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी विथ इंस्पायर्ड एयर, हवा से, हवा में मतलब इनहेल करने पे, गलत। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है उसमें, यस कमांडोस, तो ये भी गलत है। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ड्रॉपलेट इंफेक्शन, करेक्ट, दिस इज करेक्ट, एवरीथिंग इज करेक्ट। मोड ऑफ इन्फेक्शन पॉजिटिव एजेंट, 4 is the answer. Okay, commandos. Question number 42, 4 is the answer. Next, the pathogen Microsporum responsible for ringworm disease. सही बात है. Human belongs to same kingdom of organism as that of. क्वेश्चन पूछने का तरीका ही देखिए आप कमांडोज. माइक्रोस्पोरम जो जेनरा के मेंबर्स है जिनसे रिंगवॉर्म बीमारी होती है, वो उसी किंगडम को बिलोंग करते हैं. यस, जहां के गिवन कौन से एस्कैरिस, ये सब एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं. और रिंगवॉर्म इज अ फंगल डिजीज, किंगडम फंजाई. तो इनमें से तो कोई तीनों आंसर नहीं है. ये गलत, ये गलत, ये गलत है. राइजोपस अ मोल्ड, राइजोपस अ मोल्ड, तो 1 इज द आंसर. दिस इज द क्वेश्चन पैटर्न, है ना. दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन. यस कमांडोज, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट, which one of the following cannot be used? Which of the following cannot be used for preparation of vaccines? ठीक है, ध्यान से देखिए. अगेंस्ट प्लेग, विच इज बैक्टीरियल डिजीज, तो इनमें से कौन सा तरीका नहीं इस्तेमाल हो सकता प्लेग के लिए? दैट्स द क्वेश्चन. ओके कमांडोज, तो फॉर्मुलेट इनएक्टिवेटेड सस्पेंशन ऑफ वायरुलेंट बैक्टीरिया, हाँ कर सकते हैं. यस, इट कैन बी इनएक्टिवेटेड, है ना. ए वायरुलेंट लाइव बैक्टीरिया है, लेकिन उसमें जो है बीमारी फैलाने की क्षमता नहीं रहेगी. क्या ऐसा हम बना सकते हैं वैक्सीन? यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. लेकिन पूछा गया कि कौन नहीं,
क्योंकि ये तो कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड। तो सिंथेटिक कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड मटेरियल नहीं, इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते सिंथेटिकली इंसान के द्वारा केमिकली बनाया हुआ कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड। ठीक है, द रीजन इज, है ना, वैक्सीनेशन के लिए हम जो क्या करते हैं, एंटीजेंस, इनएक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, लाइव, एटीन्यूटेड फॉर्म, जो भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, यस, उनका एक अपना केमिकल नेचर होता है जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे, और यहां पर लिखा हुआ है कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड मटेरियल, सो दिस कैन नॉट बी यूज्ड। 3 इज द आंसर। यस कमांडोज, 3 इज द आंसर। बाकी सारे अलग अलग तरीके से कन्वेंशनल टेक्निक, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थर्ड ऑप्शन में जो लिखा है, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मोड ऑफ वैक्सीनेशन फॉर प्लेग। अ पर्सन लाइकली टू डेवलप टिटनस इज इम्यूनाइज्ड बाय, किसी टिटनस हो जाए उसे इम्यूनाइज्ड कहा है, और करेगा क्वेश्चन में कमांडोज, इट हैज बीन आस्क्ड कि वो इम्यूनाइज्ड पूछा गया है, इम्यूनाइजेशन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो इम्यूनाइजेशन जब होता है तो प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज के फॉर्म में, क्योंकि बाकी तो सब वैक्सीनेशन है, बाकी सारे टेक्निक्स तो वैक्सीनेशन है, तो वैक्सीनेशन इज इम्यूनाइजेशन, बट ऑल इम्यूनाइजेशन आर नॉट वैक्सीनेशन। क्वेश्चन नंबर 45, यस कमांडोज, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यस कमांडोज, द करेक्ट स्टेटमेंट, बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखिए सब लोग। द करेक्ट स्टेटमेंट इज द एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है किसी भी एंटीजन का सामना, प्राइमरी तो वीक होता है, लेकिन जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसमें आईजीजी बड़े ही पैमाने पे थ्रू आउट लगातार बनता रहता है, और फ्यूचर एपिसोड ऑफ द डिजीज, बीमारी लौट कर दोबारा वो एपिसोड रिपीट ना करे, इस सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो है एमनेस्टिक हाईली इंटेंसिफाइड इम्यून रिस्पॉन्स जिम्मेदार है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यस, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी सारे स्टेटमेंट्स पढ़ के देखते हैं। 1 इज द आंसर, क्योंकि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इसको कहते हैं। यस कमांडोज, क्लियर, एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ के देखिएगा। लेकिन क्या टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं? नहीं, गलत। द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस सेल म्यूटेड, ये भी गलत है। और एंटीबॉडी रिप्रेजेंटेड बाय, ध्यान से देखिए कमांडोज, गलती कहां है, H2L2 होता है, 2 लाइट चेन जो हैवी चेन, यहां तो H2L4 लिखा हुआ है, यहां H2L4 लिखा हुआ है। आ रही ना मेरी बात समझ में कमांडोज? ओके, सो 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, नेक्स्ट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमन is almost never rejected. Yes, it's an autografting, खुद शरीर के ही हिस्सों से ले सकते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग है, लेकिन ये तो एलोग्राफ्टिंग है। आई डोनेशन आपने सुना होगा। ऑटोग्राफ्टिंग में यस कमांडोज, ऑटोग्राफ्टिंग में तो रिजेक्शन होता ही नहीं, क्योंकि शरीर के अपने हिस्से से। लेकिन कॉर्निया ट्रांसप्लांट यानी आई ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं, जिसमें आंखों के कॉर्निया किसी और व्यक्ति के आंखों का लेके ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट कैसे हो जाता है, उसमें रिजेक्शन क्यों नहीं होता? व्हाट इज द रीजन? जबकि वो तो एलोग्राफ्टिंग है। दैट्स द पॉइंट, इट्स एलोग्राफ्टिंग, मतलब एक ही स्पीसीज के दूसरे किसी मेंबर से, अननोन डोनर। क्लियर, ठीक है। लेकिन रिजेक्शन इसलिए नहीं होता, द रीजन इज नो, है ना, जो कॉर्निया होता है वो ए वेस्कुलर होता है। कैसा होता है? ए वेस्कुलर, यानी नो ब्लड सप्लाई। इसलिए एंटीबॉडीज इंटरेक्शन होकर बनना एंटीजन, कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठता। इट हैज नो ब्लड सप्लाई, ए वेस्कुलर कंडीशन, कॉर्निया इज ए वेस्कुलर लेयर, दिस इज द रीजन। इसलिए वो ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं शो करता और सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाता है। चलिए कमांडोज, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद नेक्स्ट, aggregates of lymphoid tissues present in the distal portion of small intestine. distal portion मतलब small intestine का आखिरी हिस्सा होता है इलियम, इलियम के सब म्यूकोसा में pairs patches known as, उस lymphoid tissue abdominal tonsil भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा कमांडोज। तो आंसर है 2, आंसर है 2, क्योंकि बाकी तो सारे फोल्डिंग्स के नाम लिखे हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। आंसर है पेयर्स पैचेस होते हैं। ओके कमांडोज, ध्यान दीजिएगा, इज एग्जांपल ऑफ म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। क्लियर? तो यस, 48 सेकंड इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स? बॉडी में जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, उनका इनमें से कौन सा है जो काम नहीं है, नॉट द मेन फंक्शन? बैक्टीरिया फॉर्मिंग WBC एंटीबॉडीज, हाँ ये सब तो काम करते हैं, यस दे आर, लेकिन RBC बनाना तो रेड बोन मैरो का काम होता है।
लिम्फ ग्लैंड्स के नहीं होते, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी बनता है, लेकिन है ना, फॉर्मिंग आरबीसी इज नॉट द फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड। जैसा कि क्वेश्चन वैसा आंसर, यस, 1 इज द आंसर। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 49, 1 इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, आई रिपीट, ओके कमांडोज, मैं रिपीट करता हूं आपके सामने, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं शरीर में एक साइटोकाइन बैरियर है, और ये एक स्पेशल कंडीशन में बनते हैं। कब बनते हैं, है ना, रिस्पॉन्स टू, जब शरीर में माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस। आंसर है वायरसेस। इट इज एन एंटीवायरल साइटोकाइनिन बैरियर, दैट्स द पॉइंट। तो 3 इज द आंसर। सो कमांडोज, ये रहे आपके मोस्ट प्रोबेबल एमपीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं चैप्टर के इस फर्स्ट पार्ट में, जो आपने सारे डिसऑर्डर्स और उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर के जो इम्यून सिस्टम है, उसकी जो इम्यून मैकेनिज्म्स है, वहां कहां से किस तरह का क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज एनसीईआरटी से पिकअप करके बन सकता है, इसको मैंने आपको बताया, सारी बातें आपके सामने रखी। ध्यान देने वाली बात क्या क्या थी, आपने सीखा, समझा, अप्लाई किया। आई डू होप चीजों को आपको अच्छे से समझ में आया। तो फाइनली the point is, this is how we will carry on with the second part of human health disease. Thank you very much. All the best.